जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने अल्कोहल परिवार के निर्माण की विधि, उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उपयोगों के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम अल्कोहल परिवार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य एथेनॉल के निर्माण की विधि व रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इसके निर्माण की विधि पे। तो एथेनॉल के निर्माण की बहुत सी विधियां हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विधियों का वर्णन हम आज की क्लास में करेंगे। इसमें हम लिखेंगे कि एथेनॉल के निर्माण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। एथेनॉल के निर्माण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। एथेनॉल के निर्माण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। इसमें हम सबसे पहली हेडिंग डालेंगे एथिल आयोडाइड से। निर्माण की सबसे पहली विधि है एथिल आयोडाइड से। एथिल आयोडाइड से, यहाँ पे हम एथिल ब्रोमाइड भी कर सकते थे। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब एथिल आयोडाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो एथेनॉल का निर्माण होता है। इसमें हम लिखेंगे जब एथिल आयोडाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ कराते हैं तो एथेनॉल का निर्माण होता है। एथेनॉल का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। C2H5I ये आपका एथिल आयोडाइड है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो C2H5 में ये OH समूह जुड़ जाएगा, यानी ये बन जाएगा C2H5OH यानी एथेनॉल। साथ में Na और I मिलकर के ये बनाएगा सोडियम आयोडाइड। क्या बनाएगा? सोडियम आयोडाइड। ये आपका एथेनॉल बन जाएगा और ये आपका सोडियम आयोडाइड है। अब अगर हम NaOH के स्थान पर KOH कर दें, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कर दें, तब देखेंगे क्या बनेगा। तो C2H5I प्लस KOH और इसकी जब हम क्रिया करवाएंगे तो C2H5OH यानी C2H5 में OH जुड़ जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। K और I जुड़ करके बनाएगा KI यानी पोटेशियम आयोडाइड। क्या बनेगा? पोटेशियम आयोडाइड। इस तरीके से जब हम यानी एथिल आयोडाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो एथेनॉल का निर्माण होता है। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में निर्माण की दूसरी विधि पे आएंगे। निर्माण की दूसरी विधि में हेडिंग डालना है एसिटाल्डिहाइड के अपचयन द्वारा। एसिटाल्डिहाइड के अपचयन द्वारा दूसरी निर्माण विधि में हेडिंग डालेंगे एसिटाल्डिहाइड के अपचयन द्वारा। एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम एथेनॉल भी होता है। एसिटाल्डिहाइड के अपचयन द्वारा तो जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट या निकेल या प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में एसिटाल्डिहाइड का अपचयन कराया जाता है तो एथेनॉल का निर्माण होता है। इसमें हम लिखेंगे जब एसिटाल्डिहाइड का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट या निकेल प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में कराते हैं तो एथेनॉल का निर्माण होता है।
तो एथेनॉल का निर्माण होता है, एथेनॉल का निर्माण होता है। अब इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। तो एसिटाल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO, CH3CHO। इसका अपचयन कराना है, यहाँ पे हम ले लेंगे नवजात हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे हम ब्रैकेट ना लगाएं तो हाइड्रोजन फिर डबल के रूप में आ जाएगा, क्योंकि यह एक द्विपरमाणु गैस है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा देने से ये नवजात हाइड्रोजन है। अब इसे बैलेंस करने के लिए हम सामने जिस भी संख्या से गुणा करना होगा, जिस भी संख्या से बैलेंस होगा उससे हम यहाँ पे गुणा कर सकते हैं। उपस्थिति किसकी रहेगी? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की रहेगी या निकेल प्लेटिनम धातु की रहेगी। क्या बनेगा? C2H5OH बनेगा, यानी एथेनॉल बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन, हाइड्रोजन 3 1 4 और 1 5, यहाँ पे 5 1 6 है। यानी अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन 2 3 5 1 6, यहाँ पे 5 1 6 हाइड्रोजन बैलेंस है। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन और यहाँ भी 1 ऑक्सीजन। इस तरीके से एथेनॉल का निर्माण हो जाएगा। एसिटाल्डिहाइड के अपचयन से एथेनॉल बन जाएगा। इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में निर्माण की तीसरी विधि पे आएंगे। और निर्माण की यह तीसरी विधि औद्योगिक निर्माण विधि है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है। तो तीसरी हेडिंग हम डालेंगे किण्वन विधि। इस विधि में कार्बोहाइड्रेट के किण्वन द्वारा एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। इसे एथेनॉल की औद्योगिक निर्माण विधि भी कहते हैं, जो भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो हेडिंग डालेंगे किण्वन विधि। किण्वन विधि, इसमें हम लिखेंगे इस विधि में गन्ने के रस से प्राप्त सीरे में पानी मिलाकर उसे तनु करते हैं, हल्का करते हैं, उसे तनु करते हैं। फिर इसमें ईस्ट मिलाते हैं। इस प्रकार प्राप्त विलयन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक सामान्य ताप यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रख देते हैं। 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कुछ दिनों के लिए रख देते हैं। इसके बाद क्या होगा? ईस्ट में उपस्थित इनवर्टेज नामक एंजाइम, जो आपका विलयन प्राप्त हुआ है, जो आपका सीरे में पानी मिलाने के बाद में विलयन प्राप्त हुआ है, उसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अपघटित कर देता है। तो इसमें हम लिखेंगे इसके पश्चात ईस्ट में उपस्थित इनवर्टेज नामक एंजाइम, ईस्ट में उपस्थित इनवर्टेज नामक एंजाइम सीरे को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अपघटित कर देते हैं। यानी इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। C12H22O11 ये आपका सीरा है,
सुक्रोज है। इसमें जब हम पानी मिलाते हैं, H2O मिलाते हैं, तो इनवर्टेज नामक एंजाइम, यीस्ट में उपस्थित इनवर्टेज नामक एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में अपघटित कर देते हैं। ये ग्लूकोज है और ये आपका फ्रक्टोज है। ग्लूकोज व फ्रक्टोज का अणुसूत्र समान होता है, परंतु इनकी संरचनाएं अलग अलग होती है। इनका संरचना सूत्र अलग अलग होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, जबकि कीटोन में फ्रक्टोज में कीटोन समूह पाया जाता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह और फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है। ये आपका सीरा है जिसे हम सुक्रोज कहते हैं। तो सीरे में पानी मिलाने के बाद में इनवर्टेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में से अपघटित कर देता है। इतना आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में जो आपका ग्लूकोज प्राप्त हुआ है, इसे ईस्ट में उपस्थित जाइमेज नामक एंजाइम एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। तो इसके बाद में हम लिखेंगे इस प्रकार प्राप्त ग्लूकोज को ईस्ट में उपस्थित जाइमेज नामक एंजाइम एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। ये आपका ग्लूकोज है C6H12O6, इसे जाइमेज नामक एंजाइम C2H5OH यानी एथेनॉल में परिवर्तित करेगा। फिर यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। यहाँ पे कार्बन 6 है, यहाँ पे कार्बन 2 1 3 है। अगर हम इसके सामने 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूना 4 कार्बन, यहाँ पे 1 है, अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें तो 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 कार्बन, यानी कार्बन बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, 5 दूना 10, 10 2 12, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 2 दूना 4 यहाँ से, तो 4 2 6 ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस है, यानी सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। ये एथेनॉल है। इस प्रकार किण्वन द्वारा एथेनॉल का निर्माण हो गया और साथ में सह उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सह उत्पाद के रूप में निकलेगी। अब इसे आप नोट कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण एथेनॉल की औद्योगिक निर्माण विधि है। फिर इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे, ये आपकी एथेनॉल के निर्माण की विधि रही। अब इसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे एथेनॉल के रासायनिक गुण। अगली हेडिंग डालेंगे एथेनॉल के रासायनिक गुण। एथेनॉल के रासायनिक गुण। इसमें हम लिखेंगे एथेनॉल के प्रमुख रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। एथेनॉल के प्रमुख रासायनिक गुण, एथेनॉल के प्रमुख रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। एथेनॉल के प्रमुख रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। इसमें हम सबसे पहली हेडिंग डालेंगे धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया यानी इससे पहले वाली क्लास में हमने जाना कि जो अल्कोहल है वो धातुओं के साथ क्रिया करके धातु एल्कोक्साइड का निर्माण करता है। यानी वहां पे हम
मिथॉक्साइड, एथॉक्साइड, प्रोपॉक्साइड कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर कुछ भी ला सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें एथेनॉल की ही क्रिया कराना है धातुओं से, तो धातु एथॉक्साइड का निर्माण होगा। वहां पे हम एक फैमिली का रासायनिक गुण देख रहे थे, अब यहाँ पे फैमिली के एक विशेष मेंबर के रासायनिक गुणों को जानना है, उनके रासायनिक गुणों का अध्ययन करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एथेनॉल सक्रिय धातुओं, एथेनॉल सक्रिय धातुओं, सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम आदि हो सकती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि से क्रिया करके धातु एथॉक्साइड का निर्माण करता है, धातु एथॉक्साइड का निर्माण करता है, धातु एथॉक्साइड का निर्माण करता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। C2H5OH एथेनॉल है, ये सोडियम धातु से अगर क्रिया कर दे तो ये बनाएगा C2H5ONA, यानी सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन हमेशा 2 के रूप में आता है, अगर वो स्वतंत्र अवस्था में आएगा तो हमेशा डबल के रूप में आएगा, यानी ये द्विपरमाणु गैस है। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर दें तो एथिल समूह और ऑक्सीजन डबल हो गया, यहाँ पे 2 से गुणा करें तो एथिल ऑक्सीजन डबल हो जाएगा, साथ में सोडियम भी डबल हो गया। सोडियम को डबल करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया जो हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल गया। अब इसके बाद में अगर हम एथेनॉल की क्रिया पोटेशियम धातु से करा दें, के से करा दें, तो क्या बनेगा, C2H5OK बन जाएगा, यानी ये आपका सोडियम एथॉक्साइड था, ये सोडियम एथॉक्साइड था, और ये आपका बन जाएगा पोटेशियम एथॉक्साइड। क्या बनेगा, पोटेशियम एथॉक्साइड, पोटेशियम एथॉक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। रिएक्शन को बैलेंस करना है, यहाँ पे C2H5O है, यहाँ अगर हम 2 से गुणा कर दें 2 C2H5O, यहाँ पे 2 से गुणा कर दें C2H5O, के यहाँ पे डबल हो गया तो के सामने 2 लगाना है, हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस 2 के रूप में यानी H2 के फॉर्म में निकल गई। यानी जब हम एथेनॉल की क्रिया किसी धातु से कराएंगे तो एथॉक्साइड का निर्माण होगा, यानी जिस धातु से कराएंगे उस धातु का एथॉक्साइड बनेगा। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम इसके आएंगे दूसरे रासायनिक गुण पे। फिर इसके बाद में दूसरे रासायनिक गुण पे आएंगे, इसमें हम हेडिंग डालेंगे एसिटिक अम्ल से क्रिया। एसिटिक अम्ल से क्रिया, एसिटिक अम्ल से क्रिया, यानी जब एथेनॉल एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो एथिल एसीटेट का निर्माण होता है, जिसे हम एस्टर कहते हैं, इसलिए सब क्रिया को एस्टरीकरण क्रिया भी कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब एथेनॉल एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, जब एथेनॉल एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो एथिल एसीटेट यानी एस्टर का निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, एस्टरीकरण कहलाती है, एस्टरीकरण कहलाती है क्योंकि एस्टर बनता है। अब इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। C2H5OH एथेनॉल है, इसकी क्रिया करवा दें CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल से,
तो CH3C डबल O यानी एसीटेट और C2H5 ये आपस में मिलकर के बनाएगा CH3C डबल O C2H5 यानी एथिल एसीटेट। क्या बन जाएगा? एथिल एसीटेट बन जाएगा, क्योंकि प्लस वाले के नाम को पहले लिखते हैं, माइनस वाले के नाम को बाद में लिखते हैं, तो ये नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। यहाँ पे हाइड्रोजन और OH हाइड्रोक्सिल समूह मिलकर के क्या बनाएगा? ये H2O बनाएगा, जल का निर्माण करेगा। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। क्या बनेगा? एथिल एसीटेट, जिसे हम क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर हम आएंगे इसके तीसरे रासायनिक गुण पे। तीसरे रासायनिक गुण में हेडिंग डाल देना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया यानी HCl के साथ क्रिया। हेडिंग डालना है HCl के साथ क्रिया। HCl से क्रिया, इसमें हम लिखेंगे जब एथेनॉल HCl से क्रिया करता है तो एथिल क्लोराइड या हम कहें क्लोरोएथेन का निर्माण होता है। तो इसमें हम लिखेंगे जब एथेनॉल HCl से क्रिया करता है, HCl से क्रिया करता है तो क्लोरोएथेन का निर्माण होता है। क्लोरोएथेन का निर्माण होता है। क्लोरोएथेन का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे कैसे क्लोरोएथेन बनता है। ये C2H5OH एथेनॉल है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा क्लोरोएथेन, यानी एथिल समूह से Cl समूह जुड़ जाएगा तो C2H5Cl, इसे हम एथिल क्लोराइड कहें या क्लोरोएथेन कहें। H और OH मिलकर के क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। इस तरीके से जब एथेनॉल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो OH और H मिलकर के H2O बनाएगा। एथिल समूह और क्लोरीन समूह आपस में मिलकर के क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड का निर्माण करेगा। अब इसे आप नोट कर लेंगे। इस तरीके से आज की क्लास में हमने एथेनॉल के बनाने की विधि तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन किया है। एथेनॉल के भौतिक गुण तथा उपयोग ये अल्कोहल के भौतिक गुण व उपयोग से समानता रखते हैं। चूंकि एथेनॉल अल्कोहल परिवार का प्रमुख सदस्य होता है, इसलिए इसे बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके आगे क्लास अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।